गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप के राष्ट्रवाद में हम लोग ने जाना कि राष्ट्रवाद की उदय कैसे हुई, राष्ट्रवाद की भावना कैसे कैसे जगी, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगी। उसमें हम लोग इटली का एकीकरण पढ़ रहे थे। इसमें मेटरनिक के जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, मेटरनिक, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो थी एक महाशक्ति थी उस समय और हमेशा उसके फ्रांस के साथ अपना लड़ाई होती रहती थी, क्रांति होती रहती थी। तो मेटरनिक के आंदोलन के कारण मेजनी को ऑस्ट्रिया से पलायन करना पड़ा, इटली से पलायन करना पड़ा और वो वहां से भाग गया। लेकिन मेजनी जो था एक साहित्यकार था, वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति था। इटली में वो योग्य सेनापति था, वो एक योग्य सेनापति था, गणतांत्रिक विचार उसके अंदर भरे हुए थे और वो किसी भी तरह की राजनीतिक समीकरण जो थी या राजनीतिक जो परिस्थितियां थी उसमें वो योग्य था। किसी भी तरह की राजनीतिक परिस्थितियों से निपटने के लिए वो उसके योग्य था। वो हर परिस्थितियों को बेहतर समझ सकता था कि इटली में किस प्रकार की स्थिति है, उसको समझकर और उसका वो राजनीतिक स्थिति संभाल सकता था। उसके पास आदर्शवादी गुण अधिक थे, राष्ट्रीय गुण कम थे लेकिन वो व्यवहारिक गुण कम थे, लेकिन उसके पास आदर्शवादी जो गुण थे वो बहुत ही अधिक थे। बाद में सन 1853 में 1853 के पहले 1831 में उसने अपनी पराजय के बाद भी यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था इटली का एकीकरण, यानी इटली को एक गणराज्य बनाना, इटली को एक बनाना, इटली को एक सशक्त राष्ट्र बनाना, उसकी ये सोच थी। उसके बाद सन 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कर उसने इटली की जो वस्तु थी, इटली का जो विषय था, वो पूरे यूरोप को बना दिया। यानी इटली का जो स्थिति थी वो पूरे यूरोप में नजर आने लगी। उसने जब यंग यूरोप 1834 में नामक संस्था का स्थापना किया तो पूरे यूरोप की नजर इटली पर आ पहुंची। सन 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे देश ने यूरोप का क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। जब पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना दौड़ गई थी, राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, उस समय मेटरनिक को भी ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। मेजनी जो था इटली का एकीकरण कर एक उसे गणराज्य बनाना चाहता था, उसे एक सशस्त्र राज्य बनाना चाहता था। जबकि सर्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था चार्ल्स एल्बर्ट, वो सारे क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहता था। उधर जो पोप थे इटली में, रोम में पोप थे, वो भी अपना एक धर्म राज्य, धार्मिक संस्था यानी धार्मिक क्षेत्र से वो अपना एक राज्य बनाना चाहते थे। ये सारी समस्याएं थी इटली के एकीकरण में। ये सारी समस्याएं थी। उसके बाद ऑस्ट्रिया द्वारा बार बार इटली पर आक्रमण किया जाना, जो जैसे जैसे वह जनवादी आंदोलन होते थे, जन आंदोलन होते थे, तो ऑस्ट्रिया इटली पर आक्रमण करके उन आंदोलनों को दबा देता था, कुचल देता था, जिससे वो रुक जाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी जब ऑस्ट्रिया इटली पर लगातार आक्रमण करता रहता था, इससे फिर मेजनी को इटली छोड़कर पलायन करना पड़ा। फिर वो दूसरी जगह उसको भागना पड़ा इटली छोड़कर। लेकिन इटली का एकीकरण का द्वितीय चरण आरंभ हुआ 1848 के बाद। 1848 के बाद इटली के एकीकरण में जो प्रयास किए गए वो सफल रहे। 1848 के बाद जो इटली में प्रयास किए गए इटली के एकीकरण वो सफल रहे। इटली में सर्डिनिया पिडमाउंट का नया शासन विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक था। वह राष्ट्रवादी विचारधारा का नेता था, राष्ट्रवादी विचारधारा का वो शासक था और उसके प्रयास से इटली का एकीकरण का कार्य जारी रहा, क्योंकि वो हमेशा प्रयासरत था इटली के एकीकरण में।
अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, अपनी नीतियों को आगे चलाने के लिए उसने विक्टर इमैनुअल ने उसे काउंट काबूल को प्रधानमंत्री बनाया। विक्टर इमैनुअल जो था वो इटली में काउंट काबूल को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काउंट काबूल एक बहुत ही कुशल कूटनीतिज्ञ और एक राष्ट्रवादी नेता था। वह यह सोचता था कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया है। उसको ये मालूम थी, उसको ये लग रहा था काउंट काबूल को कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया है, क्योंकि ऑस्ट्रिया हमेशा इटली पर आक्रमण करता रहता था, हर छोटे बड़े आंदोलनों को दबाता रहता था। इसके लिए उसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए उसने फ्रांस के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फ्रांस से उसने दोस्ती किया और फ्रांस को आग्रह किया कि आप मेरे साथ आइए और ऑस्ट्रिया को हराने के लिए आप जिस तरह की सहायता चाहेंगे हम उस तरह की सहायता आपको प्रदान करेंगे। ये काउंट काबूल की सोच थी। जब पेरिस में जन सम्मेलन बुलाया गया तो उसमें ऑस्ट्रिया के जो सांसद था मेटरनी को बुलाया गया और वहां पर काउंट काबूल को भी बुलाया गया और ऑस्ट्रेलिया के साथ पिडमाउंट को भी वहां बुलाया गया। इसमें काबूल की महत्ता बढ़ गई। जब एक छोटे से नेता काउंट काबूल को इतने बड़े सम्मेलन में बुलाया गया तो काउंट काबूल की जो महत्ता थी, उसकी महत्ता वो बढ़ने लगी, यानी लोगों के मन में उसकी भावना धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और काउंट काबूल ने कानूनन इटली में ऑस्ट्रिया का अधिकार को गैर कानूनी घोषित किया। यानी काउंट काबूल ने कहा ऑस्ट्रिया का जो पिडमाउंट था उससे कि आपका इटली में आना गैर कानूनी है, उसने गैर कानूनी घोषित कर दिया। जिसके कारण गैर कानूनी घोषित करने के कारण पूरे यूरोप की नजर काउंट काबूल की तरफ चली गई और इटली की तरफ चली गई। इतने बड़े देश ऑस्ट्रिया को अगर गैर कानूनी उसने घोषित किया काउंट काबूल, तो इसके महत्व को देखते हुए पूरी यूरोप की नजर इटली पर चली गई। काबूल ने नेपोलियन तृतीय से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य सहायता देने का वादा किया। काबूल ने फ्रांस के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सैन्य सहायता देने की आग्रह किया। उसके बदले में काउंट काबूल ने फ्रांस को नीस और एक और जगह थी उसको उसने 2 क्षेत्र के बड़े क्षेत्र उसको देने का वादा किया और फ्रांस के साथ समझौता किया कि आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको सैन्य सहायता भी दूंगा और ये 2 क्षेत्र भी दूंगा और उसके लिए आपको हमारी मदद करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ाई में फ्रांस के साथ बिना घोषणा किए काउंट काबूल फ्रांस की तरफ से लड़ाई में चढ़ गया। बहुत से लोगों को इटली में बहुत से लोगों को यह था कि काउंट काबूल ने 2 क्षेत्रों को देकर फ्रांस में हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, हमारी राष्ट्रीयता के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन काउंट काबूल ये जानता था कि बिना फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को हराना मुश्किल है, क्योंकि इटली के एकीकरण में वो सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। इसलिए वो फ्रांस के साथ समझौता कर रहा था। युद्ध हुआ। युद्ध के बाद अपनी विजय प्राप्ति के बाद काउंट काबूल ने अपनी सेना वापस बुला लिया। इसके बाद नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता की बात स्वीकारी। ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता की बात स्वीकारी फ्रांस ने। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, यानी 2 क्षेत्रों को मिलाकर एक क्षेत्र माना गया और एक शासन के क्षेत्र में पिडमाउंट के क्षेत्र में उसको माना गया, तो वो एक बड़े इटली के रूप में आया। परंतु काबूल का ध्यान मध्य और उत्तरी इटली के तरफ ज्यादा था, क्योंकि इन 2 क्षेत्रों का एकीकरण करना बहुत ही मुश्किल था और बहुत ही महत्वपूर्ण था।
फ्रांस इटली के राज्यों को पीडमाओ में विलय करने का विरोध नहीं करने का निर्णय लिया, आश्वासन दिया। फ्रांस ने निष्क्रिय रहने का आश्वासन दिया। उसने काउर को यह आश्वासन दिया कि मैं आपको किसी भी चीज का हस्तक्षेप नहीं करूंगा। और उसने राज्यों का ये शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वहां जनमत संग्रह कराया जाए, यानी जनमत संग्रह के बाद ही आप किसी राज्य को अपने राज्य में मिला सकते हैं। ये फ्रांस की एक शर्त थी। लेकिन 1860-61 में कानून ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली सभी रियासतों को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इसकी पुष्टि भी कर दी, यानी जो कानून चाहता था वो हो गया। उसने मध्य क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के बहुत सारे क्षेत्रों को अपने इटली में मिला लिया और जनमत संग्रह जो शर्त थी फ्रांस की जनमत संग्रह करके उसने वो दिखा भी दिया। और इस तरह धीरे धीरे मेजनी, काउर जैसे नेताओं के द्वारा इटली का एकीकरण संभव हुआ। इटली का मध्य उत्तरी इटली का एकीकरण संभव हुआ। पूरे यूरोप में ये लहर दौड़ गई, पूरे यूरोप में ये बात दौड़ गई कि इटली का एकीकरण हुआ। और इटली के एकीकरण के कारण पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना बहुत तेजी से फैलने लगी और विश्व के यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रीयता की भावना जगने लगी और वहां भी थोड़े छोटे छोटे आंदोलन शुरू हो गए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। गैरिबाल्डी है जो एक पेशे से नाविक था, उसने भी इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले वीडियो में हम लोग अगले दिन इसको पढ़ेंगे, जर्मनी का एकीकरण। आप लोग अगला टॉपिक जो है पढ़ के आइएगा ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।